हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं और सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। सो लेट मी ड्रॉ। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो है एमपी सेट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास है। वेट अ मिनट। ओके, तो हमारी एमपी सेट 2026 होने वाली है, उसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास है और हम सभी ने जो है बहुत अच्छे से एमपी सेट की प्रिपरेशन कर ली है। आई होप आप सभी मेरे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहे होंगे कोर्स में। तो हमने बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है कंप्लीट, हमने फिर थ्योरी रिवाइज सब कुछ कर लिया है और आप लोग भी रिवीजन अब कर रहे होंगे। लास्ट टाइम है तो आई सजेस्ट कि आप लोगों को क्या है, सिर्फ रिवाइज करना है। जितनी ज़्यादा आप थ्योरी रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का जो सेशन है इसमें मैं 2024 का जो एमपी सेट का पेपर है उसको एक ब्रीफ आंसर की के रूप में मतलब बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारा जो एमपी सेट 2024 का डिटेल सॉल्यूशन है, कम से कम 5 से 6 लेक्चर में डिटेल्ड सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कोर्स पर, है ना। वहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन के इनकम आउटकम सभी के बारे में जो है अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। कम से कम 5 से 6 लेक्चर वहाँ पर हमने कवर करे हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको एक क्विक आंसर शीट बता दूंगी एमपी सेट के पेपर की 2024 के। इससे क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक एमपी सेट का पेपर नहीं लगाया है तो आप लोग मेरे साथ पेपर लगा सकते हैं। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, एमपी सेट में आपको पैटर्न पता होगा। सबसे पहली बात ये है कि एमपी सेट में हमारा जो भाग ए रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाग ए। इस भाग में 5 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के आते हैं और 5 क्वेश्चन लीनियर एल्जेब्रा के आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारा भाग 2 शुरू होगा मैथमेटिक्स वालों के लिए, उसमें हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, उसमें हमारे क्या रहेंगे, उसमें हमारे 90 क्वेश्चन रहेंगे रिमेनिंग यूनिट से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर एल्जेब्रा, मॉडर्न एल्जेब्रा, ओडी, सीओवी, आई सबसे रहने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा जो है भाग ये कंपलसरी है स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। मैं थोड़ा फास्ट रीड करूंगी और फास्ट ही आंसर की को मैं यहाँ पर जो है फास्ट ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, हमसे गिवन है कि इफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है एक्स की पावर n is the sequence, then option number A converge pointwise to a continuous function in the closed interval 0 1, is uniformly convergent from the closed interval 0 to 1/2, is uniformly convergent from 1/2 to 1 and uniformly convergent on 0 to 1। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये जो सीरीज़ है एक बड़ा ही अच्छा सा रिजल्ट होता है। मैं आपको यहाँ सीरीज़ बता देती हूँ। हमारी जो सीरीज़ है एफ एन, अगर उसके अंदर मैं 0 रखती हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, और अगर एफ एन के अंदर मैं 1 रखती हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं कोई भी अल्फ़ा 0 और 1 ओपन से रखती हूँ तो आपको भी पता है कि अल्फ़ा की पावर n किसको जाएगा, इन्फिनिटी 0 को जाएगा, 0 को जाएगा एज 0 को जाता है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो ये फंक्शन एफ एन एक्स है ये पॉइंट वाइज कन्वर्ट करेगा एक फंक्शन एफ एक्स को, लेकिन वो फंक्शन क्या है, 0 और 1 है। जब एक्स क्या है हमारा क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में है, क्लोज 0 से क्या है ओपन 1 के बीच में है, और 1 है जब मेरा x बराबर क्या है 1 है, तो है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फंक्शन। अब देखिए, हमारे पास एक थ्योरम होती है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन पर मैप करती है, बट हमारा जो ये फंक्शन आया है पॉइंट वाइज फंक्शन, ये कंटिन्यूस नहीं आया है, इसलिए ये जो कन्वर्जेंस है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। कैसा कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है, बट यहाँ पर दिया गया है कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज टू अ कंटिन्यूस फंक्शन, नहीं, ये कंटिन्यूस फंक्शन को कन्वर्ज नहीं करती है। तो यहाँ से कन्वर्जेंट भी हट जाएगा और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हट जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, पहला बी ये है कि 0 से 1/2 और सी ये है कि 1/2 से 1। तो अगर आप देखिए 0 से 1/2 वाला जो इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल में हमारा अल्फा एन किसको चला जाएगा, 0 को। मतलब इस पूरे इंटरवल में हमारा जो कन्वर्जेंस वाला फंक्शन है वो बन जाएगा 0 फंक्शन। कैसा फंक्शन बन जाएगा, 0 फंक्शन, एंड इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 गिवन है। मुझे रेड कलर आई थिंक यूज़ कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। ओके, एफ एक्स बराबर 0 है और 1 है। एफ एक्स 0 कब है? इस तरह, जब जब ये नेचुरल नंबर की कुछ डेफिनेशन है, 1 अगर 1/1/2 हुआ है ना, 2/3 हुआ या फिर 3/4 हुआ, इस तरह के फंक्शन के लिए हमारा इस तरह की वैल्यू के लिए फंक्शन 0 देता है और अदरवाइज 1 देता है। तो हमसे पूछा है इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन है कि पहला एफ रिमान इंटीग्रेबल है और है तो इसका अपर रिमान इंटीग्रेशन ये है। दूसरा का कहना है कि बी कहता है कि एफ के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस इंटरवल में, और सी का कहना है कि हमारा जो फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल है, और डी का कहना है रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, आपको भी दिख रहा है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, इट्स अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। बट इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है? नेचुरल नंबर, मतलब ये इस तरह के नंबर है ना, यानी कि इनफाइनाइट नंबर पर इसकी क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। तो हमारा एक रिजल्ट होता है कि मेरा एफ क्या हो, डिसकंटिन्यूस हो काउंटेबल नंबर पर। अगर मेरा फंक्शन काउंटेबल नंबर पर डिसकंटिन्यूस हो तो भी फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? रीमान इंटीग्रेबल। तो ये फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमें पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो अब हमारे यहाँ पर देखिए बी स्टेटमेंट तो ट्रू है कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे अपर इंटीग्रेशन लोअर इंटीग्रेशन 2 ही आएगा, यस, और फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ये भी ट्रू है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा निकलेगा? ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर कहा जा रहा है कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। ओके, थोड़ा स्पीड में मैं कर रही हूँ, आई नो, बट हमने इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में हमने धीरे धीरे रुक रुक कर वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपको उसकी पीडीएफ, नोट्स, लेक्चर सब ऐप में मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 का कहना है कि ए 0 से बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंस। इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है? तो देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्ज करने के 2 रिजल्ट होते हैं। पहला तो ये, जब लिमिट फाइनाइट हो तो 1/x की पावर p तब कन्वर्ज करता है जब p क्या हो, 1 से छोटा हो, तब कन्वर्ज करता है। और दूसरा है कि अगर ऐसी इनफाइनाइट पावर हो तो p 1 से बड़ा हो तब कन्वर्ज करता है। तो देखिए यहाँ पर फाइनाइट पावर, फाइनाइट लिमिट है, लेकिन p क्या है, 1 से छोटा नहीं है, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। यहाँ भी p 1 से छोटा नहीं है, ये कन्वर्ज नहीं करेगा। अब यहाँ पर इनफाइनाइट लिमिट है और ये कन्वर्ज तब करता है जब p 1 से बड़ा हो, तो ऑप्शन नंबर बी कन्वर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये तो हुआ रिजल्ट की बात। अगर आप रिजल्ट नहीं करना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए को देखिए। इसका जो आएगा हमारा इंटीग्रेशन वो क्या आएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 विच इज़ -1/x, जिसकी जब मैं ये लोअर लिमिट रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह आप बाय लिमिट भी डाइवर्जेंट कर सकते हैं और बाय टेस्ट भी आप जा सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत बात पूछी गई है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, यानी जितने भी बाउंडेड फंक्शन है और साथ ही साथ मोनोटोनिक भी हैं वो बाउंडेड वेरिएशन के होते हैं। हर एक कंटिन्यूस फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है। सम ऑफ 2 बाउंडेड वेरिएशन वाले फंक्शन का भी बाउंडेड होता है, और अ बाउंडेड वेरिएशन इज नेसेसरली बाउंडेड। तो इनमें से ट्रू स्टेटमेंट हमको ढूंढ के बताना है। मैं ये रफ कर देती हूँ। सही बात हमको इसमें क्या है, बाउंडेड वेरिएशन में ढूंढ के बतानी है। तो इसकी जो सही बात हो जाएगी वो हो जाएगी नॉट करेक्ट, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। हर एक कंटिन्यूस फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंटिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो स्टेटमेंट ए है, सी है और डी है, ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, इनको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा कि कंटिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। वेट अ मिनट, मार्क वेयर इज माय माउस। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि एफ एक फंक्शन है डिफाइन ऑन द इंटरवल। तो ये जो फंक्शन है 0-1 पर क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, लीबेग इंटीग्रेबल है, नाइदर रीमान और नॉन लीबेग। तो ये जो फंक्शन है इसका बड़ा ही अच्छा नाम है, इन्हें डिरिचलेट टाइप के फंक्शन कहा जाता है।
डिरिचलेट टाइप के फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक्स और एक्स क्यूब, ये इस तरीके से, जहाँ एक बिलोंग करता है रेशनल में से और एक बिलोंग करता है इरेशनल में से, ये वाले 1 और -1 वाले, जहाँ एक बिलोंग करता है रेशनल में से, एक बिलोंग करता है इरेशनल में से। तो ये डिरिचलेट टाइप के जो फंक्शन होते हैं ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लीबेग इंटीग्रेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका मेज़र 0 होता है, इनका मेज़र अगर हम देखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्या होते हैं हमारे, इनका लीबेग मेज़र 0 होता है, इसलिए ये लीबेग इंटीग्रेबल होते हैं, रीमान इंटीग्रेबल ये नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आ गए हैं। वी आर बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल फील्ड, है ना, आर रियल फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस किस चीज़ का है? रियल वैल्यूड फंक्शन का है। किसका है? रियल वैल्यूड फंक्शन का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस। एक बात ध्यान रखिए, क्या नहीं पूछा है, मतलब क्या पूछा है, नॉट अ वेक्टर स्पेस है वो पूछा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुझे यहाँ से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वेक्टर स्पेस की कंडीशन होती है कि 0 को 0 पर मैप किया जाता है, 0 को 0 पर मैप किया जाता है, ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन होती है। तो यहाँ सब स्पेस की आई मीन, तो ऑप्शन नंबर सी हमें डायरेक्ट गलत दिख रहा है, बाकी 3 सही हैं। सब स्पेस आप प्रूफ कर लेंगे। कहेंगे मैम कैसे प्रूफ करें? तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि 0 वाली जो आइडेंटिटी है वो स्पेस के अंदर बिलोंग करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए इस तरीके का, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ये 2 कंडीशन से हम वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। आप करके देखेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 57 नंबर पर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में पूछा है। एक है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला पूछा है ए इन्वर्टिबल है, हर फॉर एवरी वेक्टर बी द सिस्टम ए एक्स इक्वल बी हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इसकी रैंक 3 है, या 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो देखिए सबसे पहले इसका आप जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको इसका डिटर्मिनेंट 0 मिल जाएगा। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट 0 मिल गया तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होती है। और अगर हम ये सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है। ये जो ए ऑगमेंटेड बी बनाएंगे ना हम, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक क्या होगी? फुल होगी। मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 रैंक होनी चाहिए, बट यहाँ से तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो रैंक फुल तो नहीं हो पाएगी। मतलब 1 2 3 ऑर्डर का है तो रैंक 3 भी नहीं हो पाएगी। एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि 0 इसकी क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यू हो जाएगी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स ईच एलिमेंट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर बात हो रही है एक फेमस मैट्रिक्स की जिसको 2 नाम से जानते हैं। रैंक 1 मैट्रिक्स से नाम से जानती है दुनिया, और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो हम इसको मिर्ची मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो इसको मिर्ची मैट्रिक्स हमने कहा है, बाकी रैंक 1 मैट्रिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी सारी एंट्री 1 1 है, अंदर जितना भी है सब 1 है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, और एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो आती है, इसीलिए रैंक भी कितनी होती है? 1। हमें पूछा है इसकी मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? इसकी मान लीजिए कि ये n क्रॉस n की है, तो इसकी n-1 आइगन वैल्यू तो 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। मतलब इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 आएगा। कितनी बार आएगा? n-1 बार आएगा। और एक जो बचा हुआ आइगन वैल्यू है वो क्या होगी? इसकी ट्रेस होगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका ट्रेस कितना है? n है। तो ये 2 चीज़ें, 2 इसकी आइगन वैल्यू बनी है, एक तो 0 बनी है और एक n बनी है। ये दोनों मिनिमल पोलिनोमियल में आनी चाहिए। ये दोनों क्या है? मिनिमल पोलिनोमियल में आनी चाहिए, जो कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें है। ठीक है, 2 ही आइगन वैल्यू बनती है, एक तो 0 और एक n बनती है। कौन कितनी बार बनता है वो मैंने बता दिया है। अब हमें ये भी पता है कि मिनिमल पोलिनोमियल के रूट जो होते हैं वो सारी की सारी आइगन वैल्यू होते हैं, इसलिए 0 और n इसकी क्या होनी चाहिए? आइगन वैल्यू होनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी हमको एक मैट्रिक्स दी है जिसका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है r² के ऊपर। हमें गलत बात बतानी है। पूछा गया है कि t² + 1 ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी। बी के पास कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं होगी, बी के पास आइगन वैल्यू ही नहीं, आइगन वेक्टर ही नहीं होगा, या फिर बी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। इनमें से क्या होने वाला है कि बी क्या होगी? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी।
चलिए, तो हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो सबसे पहले आप जब बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है इसका 1 - 1 0x प्लस डिटर्मिनेंट -1 + 2 विच इज़ +1 कितना है डिटर्मिनेंट, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसी निकली है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया है, हमें फॉल्स बताना है। अब इसकी आइगन वैल्यू होगी ± आयोटा। तो बोल रहे हैं कि बी हैज़ नो आइगन वैल्यू इन आर। हाँ, ये बात भी सत्य हो गई है क्योंकि ± आयोटा निकली है। अब देखिए सी, अब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू से मैट्रिक्स क्या हो जाती है, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो बी डायगोनलाइजेबल है, ये भी सत्य बात है। अब डायगोनलाइजेबल है तो ऑब्वियसली इसके पास आइगन वेक्टर जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य बात है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वेट अ मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया है आंसर। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन्होंने टर्मिनोलॉजी थोड़ी बदली है, मैं बता देती हूँ। देखिए बी के पास कोई आइगन वेक्टर नहीं है आर स्क्वायर में, यस ये सही बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है इमेजनरी आइगन वैल्यूज हैं। यहाँ पर क्या कहा है, बी इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। बी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो ये मैट्रिक्स कैसे, हाँ बिल्कुल इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। मुझे तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, दिस इज अ वेरी अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें एक इक्वेशन दी है, हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी है। अच्छा, ये पॉजिटिव डेफिनेट है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दी है ये पॉजिटिव डेफिनेट है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि जब हम इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो चलिए अब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट k, और एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2 तो उसका आधा आधा, एक्स जेड का कोफिशिएंट है 2 तो उसका आधा आधा, और एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट भी है उसका आधा आधा। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालने का ये तरीका रहेगा कि चलिए मुझे पूरा ही निकालना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि थोड़ा फटाफट हो जाए बट आई डोंट थिंक ये हो पाएगा। 1 को 1 के करस्पॉन्डिंग पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 3k - 1, फिर इस 1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे -1, तो रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा k - 1, फिर लास्ट वाले 1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 विच इज़ हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। सही है, k - 2, हाँ ठीक है, सही चल रहा है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा k ग्रेटर देन 1। इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपको k ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ -8 आयोटा, 8 आयोटा का क्यूब रूट हमसे पूछा गया है। 1 ऑफ द क्यूबिक रूट ऑफ 8 आयोटा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको मैंने पूरा सोल्व करवा रखा है। इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, तो मैं आपको एक इसका हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा है, इसको हम z के इक्वल मानेंगे। मैं एक बार बता देती हूँ आपको। देखिए हम इसे क्या करेंगे, हम मान लीजिए इसको मानेंगे z इक्वल माइनस आयोटा। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, अब हमें इसके क्यूबिक रूट निकालने हैं। तो हम इसको ओमेगा के इक्वल कंसीडर करेंगे और ओमेगा की वैल्यू होगी, मतलब अगर हमें किसी का भी क्यूब रूट निकालना है तो वो ओमेगा इक्वल r⁻³ और साथ में आता है e⁻ आयोटा थीटा प्लस 2k π/3। एंड इट्स अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, ये मैंने आपको वहाँ करवा रखा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप वहाँ से देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें निकालनी है इस सीरीज की। तो आप अगर यहाँ पर आप हमारा an देखेंगे तो वो होगा 1/2n+1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है हार्डमट फॉर्मूला। हार्डमट फॉर्मूला होता है a⁻n+1/an। इसकी हमें क्या करनी रहती है, लिमिट निकालनी रहती है। तो देखिए an क्या है मेरा 1/2n+1 और an प्लस क्या 1 हो जाएगा 1/2n+1 +1 और इस पूरे के प्लस में क्या है 1। मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ।
तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n प्लस वन और इसके ऊपर आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1। यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 2 की पावर n कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 + 1/2 की पावर n और ये हो जाएगा 2 + 1/2 की पावर n। एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये 0 को चला जाएगा, ये 0 को चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 और 1/2 हमारा 1/r के बराबर आता है। तो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मान लीजिए z - a की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, तो r से छोटे वाले डोमेन पर हमारा क्या होता है, कन्वर्ज करती है पावर सीरीज। तो हमारा क्या हो जाएगा, z <, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमको f(z) एक फंक्शन दिया है, हमें क्या निकालना है, अच्छा ये इन टर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दिया है, हमें निकालना है इन टर्म ऑफ x एंड y। तो देखिए हम इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। ये देखिए हम इसको लिख लेते हैं x² - y²। किस तरीके से किया गया है इसको, ठीक है, माइनस का 2y प्लस का -2x और माइनस का -2xy। ओके, अब हम यहाँ पर मैं करती हूँ, हम क्या करेंगे, x² - y² ऐसा ही, और इसके पास में लाएंगे -2xy को, और फिर हम क्या करेंगे, ये प्लस का -2x और माइनस का 2y को मैंने पीछे लिख दिया। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको मिलेगा x -i का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस के साथ 2 तो निकालेंगे, आयोटा भी इन दोनों में से बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - i। तो इस x - i, x - i क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, तो ये होगा z बार का स्क्वायर -2 आयोटा z बार। अच्छा, माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर z बार नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ z हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ z हो जाएगा, z² - 2 आयोटा z। वेट अ मिनट, मुझे देखने दीजिए। प्लस के साथ ही आयोटा बाहर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, यस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ वैल्यू ऑफ z फॉर विच द फंक्शन z इक्वल साइन हाइपरबोलिक u cos v और आयोटा cos हाइपरबोलिक u sin v ceases टू बी एनालिटिक, मतलब एनालिटिक होने से मना कर रहा है। ऐसा कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक होने से मना कर रहा है। तो देखिए इसका जो है हम क्या करेंगे, इसको करने के एक वेट अ मिनट, जैकोबी से इन्होंने किया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको हम जैकोबी वाली मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, जैकोबी वाली मेथड से। जैकोबी से कैसे करेंगे, हमारा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, u, मान लीजिए ये z है, तो इस z का हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ मिटाने दीजिए, z में कन्वर्ट करें कि u में, ux vy। ओके, इस z को हम क्या कर लेते हैं, z को यहाँ देखेंगे, ये हमारा u है रियल पार्ट, ये हमारा v है इमेजिनरी पार्ट। तो ये जैकोबी कैसे निकालते हैं, ux uy और vx vy। यहाँ हम क्या करेंगे, जैकोबी, और इसको हम लिखेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिलेगी माइनस का आयोटा। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही तो काफ़ी ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है और हमें निकालना है v क्या है। करने के दो तरीके हैं, एक तो मिलने थॉम्सन मेथड से भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट हमारा कौशी रीमान इक्वेशन से भी हम कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ते हैं, उसके जैसा भी हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, तो हम इसको कौशी इक्वेशन से करेंगे। कौशी रीमान इक्वेशन क्या होती है, ux बराबर vy और uy बराबर माइनस का vx। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ux निकाल लें जो कि vy के बराबर होगा, फिर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे।
या फिर यू वाई निकाले जो कि माइनस वी एक्स के बराबर होगा, फिर इसको हम क्या है इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम सबसे पहले यू एक्स निकालेंगे। पहले तो यू देख लीजिए, यू को ढंग से लिख देती हूँ। ये है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आगे है ये 2, तो 1/2। तो ऐसा ही log का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर आएगा 2x। ये दोनों हमारा कैंसिल, ये किसके बराबर हो जाएगा वी वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको भी पता है वी वाई है तो हम क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो x तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x और साथ में एक और x आएगा जो इस दोनों से कैंसिल होकर tan इनवर्स y/x प्लस c, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिलने थॉमसन मेथड से भी किया जा सकता था। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से इस वाले सेशन में थोड़े लेंदी क्वेश्चन आए थे। Z1 Z2 दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इट्स अ 1 पेज आंसर, इसलिए आप वहां पर देखेंगे। ओके, again in a complex number Z1 and Z2 and Z3 are the vertex of isosceles triangle। isosceles समझते हैं जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। राइट एंगल एट वर्टेक्स Z2 पर इसकी क्या है वर्टेक्स है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर रखा है। देखिए आप बिल्कुल ये ना समझे कि मेरा पर्पस जो है यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करवाना है। फ्रेंड्स, मैंने इसको लिटरली डिटेल में सॉल्यूशन कर रखा है। आपने मेरे और भी लेक्चर्स देखे होंगे, आपको पता है कि हम जो है आपको पता है कि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करती हूँ, बट इट्स अ लास्ट टाइम आंसर की मैं जस्ट इसकी आंसर की और आपको एक बस सिनेरियो प्रोवाइड कर रही हूँ कि किस तरीके से आंसर क्या है। ठीक है, इट्स अ क्विक आंसर की, बिकॉज हम इसको डिटेल में अच्छे से कर चुके हैं। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू दिस 3 पॉइंट। हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालना है जो इन 3 पॉइंट से पास होकर जाता है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सर्कल की इक्वेशन होती है z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b बराबर 0। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। ये हमारा सर्कल है। ओके, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है। हमें क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से पास होकर जाता है। तो अगर आप इन जनरल इन 3 पॉइंट से पास होकर जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे तो ये बहुत लेंदी होगा। हम इसको शॉर्ट में करेंगे। हम क्या करेंगे, पहला z उठाएंगे। हम पहले z बराबर 1 रखेंगे। आप जैसे ही z बराबर 1 रखेंगे ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा माइनस 1। तो देखिए माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल 0, यानी मेरा पहला ऑप्शन तो होल्ड कर रहा है, तो इसको हम रखते हैं। अब मैं दूसरा ऑप्शन रखती हूँ। जब आप z की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 1। तो आप देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, बट ये 0 के बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड। सिमिलरली जब आप इसमें और इसमें z बराबर 1 रखेंगे तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो हम जनरली ना जाकर बाय ऑप्शन जाएंगे, z बराबर 1 रखने पर हमारे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं। अगला है u और v दो एनालिटिक फंक्शन है, u प्लस v एफ जेड एक एनालिटिक है जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट है। ये हमको दिया है, हमें एफ जेड निकालना है। तो हम इससे एफ जेड कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम मिलने थॉमसन मेथड से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, यू एक्स माइनस वी एक्स। वो क्या हो जाएगा e की पावर x कोस y
माइनस साइन वाई। अब मैं y के रिस्पेक्ट में करती हूँ, यहाँ कर देती हूँ यू वाई माइनस वी वाई बराबर क्या आना चाहिए, e की पावर x तो एज इट इज रहेगा, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन y और माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस y, ये है हमारा। अब आप जब इसको ओपन करेंगे ध्यान से देखिए, इस तीन ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में तो अगर आप ओपन भी कर लेते हैं तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में एक्सपोनेंशियल आपके आएगा ही नहीं। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो आप बाय ऑप्शन चेक करेंगे, ई की पावर जेड करेक्ट आंसर होगा। ई की पावर जेड क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, जो कि हो जाएगा मेरा ई की पावर एक्स एज इट इज, ई की पावर आयोटा वाई क्या हो जाएगा, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। यहाँ आयोटा कोस और एक मतलब कोस और साइन दोनों y के फंक्शन अकेले इस फंक्शन में है और e की पावर x भी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमको फंक्शन दिया है जो क्या है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब हार्मोनिक फंक्शन है। लाप्लास इक्वेशन मतलब यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई बराबर 0 है, ये इनके कहने का मतलब है। तो हमें बताना है कि क्या है हमारा एफ जेड क्या होने वाला है, तो इसको हम मिलने थॉमसन मेथड से करेंगे। हमको रियल पार्ट दिया है, मिलने थॉमसन मेथड होती है एफ डैश जेड बराबर, इसको हम फाइव मान लीजिए यू है तो यू एक्स को हम लिखते हैं फाइव 1 एक्स कोमा वाई, और यू वाई को हम लिखते हैं फाइव 2 एक्स कोमा वाई। फिर हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 1, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 रखते हैं, तो फाइव 1 जेड कोमा 0 माइनस आयोटा फाइव 2 जेड कोमा 0, ये एफ डैश की वैल्यू होती है, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एफ मिल जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आप इसे कर कर देख लेंगे, ठीक है। अगला यहाँ से कॉम्प्लेक्स के लड्डू क्वेश्चन आते हैं। एफ दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और लेंथ एल दी है हमें, देन फॉर एवरी पॉइंट जी हमसे पूछी है कोशी इनइक्वालिटी, या फिर एम एल इनइक्वालिटी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, हमसे एम एल इनइक्वालिटी पूछी है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, लेस देन इक्वल एम एल होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमसे डायरेक्ट कॉची थ्योरम पूछ ली है लगभग, कि हमारा सी क्या है, कोई भी रेक्टिफिएबल आर्क है। रेक्टिफिएबल आर्क मतलब ऐसा आर्क जिसकी लेंथ फाइनाइट हो, ए से बी तक, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो हमें बताना है इंटीग्रेशन डी जेड क्या हो जाएगा, ए से बी तक डी जेड क्या हो जाएगा, जेड और ए से बी विच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज रेगुलर विद इन एंड क्लोज अ कंटूर, कोशी थ्योरम पूछी है हमसे, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं है। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमसे पूछा गया है कि क्या है, इफ अ फंक्शन हमें दिया गया है तो हमें बताना है कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो आपको भी पता है कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, 1 देखिए माइनस, पहली बात तो प्लस में नहीं होता है कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, उसके बाद दूसरी बात है 2 पाई आयोटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही है। अगला ये हमें बताना है कि इसके पोल हैं 1 है कि 2 है कि 3 है कि क्या है। तो देखिए पोल के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हमें 0 के बराबर रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड की पावर 4 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन, जेड स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से प्लस 1 और यहाँ भी जेड स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड बराबर एक बार प्लस माइनस आयोटा, फिर जेड प्लस माइनस 1 और आयोटा और फिर हमें मिलेगा जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो मुझे क्या मिले हैं, 4 मिले हैं पोल, लेकिन वो क्या है, डबल मिले हैं। तो 2 डबल पोल है ना, 2 डबल पोल हमें मिले हैं, एक बार आयोटा 2 बार और एक बार माइनस आयोटा 2 बार। अगला है एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जो क्या करता है, इन्फिनिटी आयोटा और 0 को 0 आयोटा और इन्फिनिटी पर मैप करना है। तो हम ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन निकालने नहीं बैठेंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे। अगर मैं यहाँ z की वैल्यू 0 रखती हूँ तो बदले में मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैं z की वैल्यू इन्फिनिटी रखती हूँ तो मुझे बदले में 0 मिलेगा, यस, यहाँ नहीं मिलेगा और यहाँ भी नहीं मिलेगा। अब अगर मैं z की वैल्यू यहाँ पर आयोटा रखती हूँ तो मुझे बदले में आयोटा मिलेगा क्या, ओमेगा बराबर -1 अपॉन आयोटा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, रेशनलाइज इसको मैं करूँगी, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर विच इज़ आयोटा। यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने काफ़ी डायरेक्ट कर दिया है, बाय ऑप्शन करेंगे आंसर फटाफट आ जाएगा।
उसके बाद अगला जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, अ जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, जीरो क्या होता है जिसके लिए जेड जीरो हो जाए, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें रेसिड्यू निकालना है जेड बराबर ए आयोटा पर। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये कैसा है, जेड माइनस ए आयोटा और जेड प्लस ए आयोटा का स्क्वायर है ये फंक्शन। मैंने क्या करा है, इस अंदर वाले को तोड़ा है, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें किस पर निकालना है, जेड बराबर ए आयोटा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 जेड प्लस ए आयोटा का स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए आयोटा का स्क्वायर। तो हमें जिस जेड बराबर ए आयोटा पर रेसिड्यू निकालना है वो मेरा पोल हो जाएगा कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो 2 ऑर्डर का पोल निकालने के लिए ये जो मेरा फाई है मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 ऑर्डर का पोल का रेसिड्यू क्या होता है, फाई का डेरिवेटिव ए आयोटा पर अपॉन 1 का फैक्टोरियल। इसको आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, जेड की जगह ए आयोटा रखेंगे, तो आपका जो है बढ़िया सा ऑप्शन नंबर बी आएगा। करके आप लोग बी आएगा, वेट अ मिनट, हाँ बी आएगा, यस ऑप्शन नंबर बी आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी इज द सर्कल, जेड बराबर 3 का सर्कल है, मतलब इस तरीके का, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, यहाँ माइनस का 3 आयोटा है और यहाँ 3 आयोटा है, बाकी इसके अंदर है 1 है 2 है 1 है 2 है 1 है 2 है 1 है 2 है। हमें क्या निकालना है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके 2 सिंगुलरिटीज़ है, एक तो क्या है पोल बन रहे हैं हमारे, एक तो z बराबर 1 बन रहा है और z बराबर 2 बन रहा है, दोनों के दोनों इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो हम इन दोनों के लिए ही हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा रेसिड्यू। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आयोटा हम करेंगे और समेशन r। पहले अगर मैं z बराबर 1 पर रेसिड्यू निकालना चाहती हूँ तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 और फिर एफ जेड, मतलब e की पावर 2z z माइनस 1 और z माइनस 2। तो ये दोनों तो कैंसिल, जब मैं z की जगह 1 रखूँगी तो ये हो जाएगा e की पावर 2 और माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 1 में से -2 होगा तो 0 मतलब नेगेटिव आ जाएगा। फिर मैं इसी तरह लिमिट z बराबर 2 पर निकालूंगी तो यहाँ से आएगा e की पावर 2z और z माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा, e की पावर 4 अपॉन 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा e की पावर 4 माइनस e की पावर 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यस। अगला है हमारा ये दिया है सर्कल दिया है हमको ये वाला z प्लस 3 आयोटा बराबर 1, मतलब इस तरीके का सर्कल है। यहाँ पर आयोटा 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा पे है और 1 1 रेडियस का दोनों तरफ जा रहा है, यानी ये वाला सर्कल है, 2 आयोटा को ये टच कर रहा है बाउंड्री पर। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसके 2 पोल 2 आ रहे हैं, एक तो z बराबर 0 आ रहा है और एक z बराबर -पाई आयोटा। अब आपको भी पता है कि पाई जो होता है, ध्यान से देखिए, पाई जो होता है वो 3.14 होता है, मतलब वो इससे बाहर है, और जो 0 होता है वो भी इससे बाहर है, मतलब इसके क्या है, दोनों के दोनों ही अच्छा हाँ दोनों के दोनों नहीं, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन डिलीटेड है, सबसे बड़ी बात ये है इट्स अ डिलीटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर ही मैच नहीं हो रहा था। तो छोड़िए, इस पर डिस्कशन ही नहीं करते हैं, हमने वहाँ इस पर डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। अगला वाला क्वेश्चन द लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको फटाफट निपटाने वाली हूँ। हमें क्या करना है, रेसिड्यू निकालना है, इसका कहाँ पर निकालना है, z बराबर 1 पर। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, z³ अपॉन z माइनस 2 और z माइनस 3, फिर आ जाएगा z माइनस 1 की पावर 4। अब आप z बराबर 1 वो क्या है, 4 ऑर्डर का पोल है, कितने ऑर्डर का पोल है, 4 ऑर्डर का पोल मिल रहा है। तो इसका रेसिड्यू क्या आएगा, ये पूरा मेरा 5 है, तो हमें क्या करना है, इस पूरे का 3 बार डेरिवेटिव करना है, उसके अंदर 1 रखना है और नीचे 3 फैक्टोरियल रखना है, 101/16 आएगा, डेरिवेटिव आप कर लेंगे। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर फ्रॉम इंडिपेंडेंस स्टार्ट फ्रॉम पी से स्टार्ट होने वाले हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंस लेटर से जो कितने वर्ड बन सकते हैं। तो देखिए इसमें रिपीटेंसी देख लेते हैं। सबसे पहले एन कितनी बार है,
और आई थिंक ई भी रिपीट हो रहा है और एक डी भी रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो एन है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। वेट अ मिनट, इंटरप्रेस ना हो जाए, आई थिंक यहाँ होती थी। वेट अ मिनट, इंटरप्रेस ना हो जाए वरना रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। ओके, तो जो हमारा एन है वो कितनी बार है, 3 बार है, और डी हमारा 2 बार है, ई हम देख लेते हैं 1 2 3 4 बार है। ये हमारी रिपीटेंसी। टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, अगर हम पी से स्टार्ट करना है, मैं पी को फिक्स कर देती हूँ, तो मेरे पास अब कितने लेटर बचे हैं, 11 का फैक्टोरियल, जिसमें से एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, और डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ये हमारा हुए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना तो लेंदी है, मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ। 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, 4 फैक्टोरियल नहीं करती हूँ, 4 से 4 को काट दूंगी, 3 × 2 × 2 बचेगा। तो देखिए 2 और 2 से 2 क्या करूँ, एक तो मैं इसको कर देती हूँ, 2 हो जाएगा, और 3 से इसको कर देती हूँ, 3 3 9 हो जाएगा। अब इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मल्टीप्लाई बहुत लंबा है, आपको करना है। द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट फ्रॉम द वर्ड डॉटर, DAU 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, 8 ही लेटर के हमें क्या चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए। लेकिन जिसमें क्या है, वोवेल्स साथ में आने चाहिए। क्या साथ में आने चाहिए, वोवेल्स साथ में आने चाहिए। मैंने आंसर की रख रखी है, लेकिन बार बार इसको शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है। क्या आने चाहिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर, वोवेल्स साथ में आने चाहिए। वोवेल पता है ना, AEIOU, तो वोवेल कितने हैं, यहाँ पर मैं वोवेल की बात करूँ तो एक तो A है, एक U है, एक E है, बस ये 3 ही है। 3 वोवेल है और 5 कॉन्सोनेंट हैं। तो क्या तरीके हो सकते हैं, हमें क्या चाहिए, तीनों के तीनों वोवेल साथ में चाहिए। तो मान लीजिए मैंने 3 वोवेल फिक्स कर दिए, टोटल 8 लेटर हैं। 8 में से ये 3 तो यहाँ हो गए, बचे कितने, 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 और एक 6। मुझे इन 6 चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, जिसके लिए मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं AUE, ये भी तो आपस में, इनका भी तो अरेंजमेंट करेंगे, तो वो आएगा 3 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी 720 × 3 × 6। तो 0 2 और एक 3, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, what is the number of ways of selecting 4 कार्ड of the same color out of the pack of 52 playing कार्ड। 52 जो हमारे पत्ते होते हैं, मतलब ताश के जो खेलने के, उनमें से हमें 4 कार्ड निकालने हैं, लेकिन वो चारों क्या होने चाहिए, हमारे एक कलर के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक कलर के होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या होते हैं, 52 जो पत्ते होते हैं, उसमें हमारे पास 26 काले होते हैं, मतलब 26 ब्लैक होते हैं, और 26 लाल होते हैं, रेड होते हैं। अब हमें क्या करना है, 26 में से 4, चारों एक कलर के होने चाहिए, तो यहाँ तो चारों लाल होंगे या चारों काले होंगे, हमें ये वाला कॉम्बिनेशन हमें लगाना है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 टाइम क्या है, ये 26C4 है। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको मैं यहाँ सोल्व करती हूँ। 2 तो एज इट इज़, ये क्या होगा, 26 25 23 24 और 23 तक ओपन होगा, और नीचे होगा 4 × 3 × 2 × 1। तो इस 2 से ये कैंसिल करूँगी, 12 आएगा, और 3 का तो आई डोंट थिंक कुछ होगा। इस 4 से इसको करेंगे, हाँ 4 से भी ये नहीं होगा, मैं क्या कर रही हूँ, जब हम इसको काटेंगे है ना, कैंसिल हम इसको अच्छे से कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आएगा। कैंसिल करना आपका काम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये परम्यूटेशन,
हमको परम्यूटेशन दिया है और पूछा है कि ये साइक्लिक है कि इवन है कि ओड है कि आइडेंटिटी है, तो क्लियरली आइडेंटिटी तो नहीं दिख रहा है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन वो परम्यूटेशन होता है जिसमें सब खुद को जाए, 1 1 को जाए, 2 2 को जाए, 3 3 को जाए। साइक्लिक परम्यूटेशन जैसा कुछ आई डोंट थिंक होता है। हमें मेनली इसके ऊपर यही पूछा है इवन है कि ओड है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 goes to 2, 2 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 6, 6 goes to 9, 9 goes to 1। उसके बाद क्या रह गया है 3 goes to 7, 7 goes to 3 और 8 goes to itself, तो उसको लिखते नहीं है, जो खुद को जाता है उसको लिखते नहीं है, और तो कुछ नहीं बचा ना। ठीक है, तो अब हम इसके क्या बनाएंगे, ट्रांसपोजिशंस बनाएंगे। 1 9, 1 6, 1 5, 1 4, 1 2 और 3 7, ये 2 ऑर्डर के जो साइकिल होते हैं इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो इट्स एन इवन परम्यूटेशन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए नॉन जीरो है और बी जीरो है, हमें जीसीडी निकालना है 0 और ए और 0 का, तो ए और 0 का जीसीडी ए आता है। क्या आता है, ए आता है। अगला, ओवर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर द नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्लास मोडुलो एन, ए मोडुलस जो क्लास होती है, मान लीजिए जैसे Z3 की बात कर रही हूँ, तो इसमें होता है 0 1 2, ये 3 एलिमेंट होते हैं। Z5 की बात करूँ तो इसमें होते हैं 0 1 2 3 4, ये तो कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसका। तो ओवर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m द नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्लास मोडुलो m इज m-1। यस, m-1 ही कॉन्ग्रुएंस क्लास होती है। अब अगला पूछा है हाउ मेनी प्राइम्स नंबर देयर आर ऑफ द फॉर्म ऑब्वियसली इनफाइनाइट। मैंने आपको नंबर थ्योरी का जो, हाँ मुझे अच्छे से याद है, आप लोगों ने अभी 1 या 2 दिन पहले नंबर थ्योरी का मैंने एक लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बताए थे कि स्क्वायर ऑफ द फॉर्म, ओड नंबर ऑफ द फॉर्म है ना, पावर ऑफ द फॉर्म, मर्सी नंबर है ना, किस किस फॉर्म के कैसे कैसे होते हैं, वो सारे मैंने आपको बताए थे, और ऑलमोस्ट सारे ही क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये डिरिचलेट की थ्योरम होती है, ये डिरिचलेट की थ्योरम है। अगला जो है हमारा 5 की पावर 12 और 3 की पावर 12 इज डिविजिबल बाय व्हाट। 5 की पावर 12 और 3 की पावर 12 इज डिविजिबल बाय व्हाट। तो देखिए, एक यूलर की थ्योरम होती है नंबर थ्योरी में, यूलर थ्योरम, उसका कहना होता है कि अगर a और n का जीसीडी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो a की पावर 5n कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 मोडुलो n के, ये होता है हमारा। अब देखिए 12 जो है, आपको भी पता है 5 तेरा क्या होता है, 12 होता है, प्राइम नंबर है, तो 5 की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 को ओवर मोड 13, और 3 की पावर 12 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 को ओवर मोड 13। तो अगर मैं 5 की पावर 12 में से 3 की पावर 12 को डिवाइड करूंगी, मतलब 1 में से 1 को माइनस करूंगी, तो कितना आएगा, 0। मतलब 13 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 बन रहा है, मतलब ये किससे डिविजिबल है, ये 13 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 13 से। अगला, द प्रिमिटिव रूट ऑफ 2 की पावर 2, द प्रिमिटिव रूट ऑफ 2 की पावर 2 क्या होने वाले हैं, तो मतलब प्रिमिटिव रूट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। प्रिमिटिव रूट का मतलब होता है प्रिमिटिव रूट ऑफ 2 की पावर, पहले तो देख लीजिए 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। हमें ऐसे एक्स निकालने हैं जिनकी पावर 5 4 करने पे क्या हो जाए, 1 को कॉन्ग्रुएंट हो जाए ओवर मोड 4, उसे कहेंगे प्रिमिटिव रूट ऑफ 4। अब 5 4 कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए 3 की पावर 2 क्या होता है, 9, और 9 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा। तो यस, ये तो प्रिमिटिव रूट है, 3 तो है। अब 2 की बात करते हैं, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और 4 को 4 से डिवाइड करने पे 0 आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बड़ी ही फेमस थ्योरम है, और ये जो थ्योरम है आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, इसका ऑप्शन नंबर बी, बाइनोमियल कॉन्ग्रुएंट वाला ये रिलेशन ऑप्शन नंबर बी सही है।
कि x की पावर a ना कॉन्ग्रुएंट है a मोडुलो p के, जहां पर इस पावर का और इस p-1 का जीसीडी 1 है। मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है n का और 5p का जीसीडी 1 होता है। और उसके पास इसके पास सॉल्यूशन होते हैं a की पावर 5p अपॉन n इंटू 5p का जीसीडी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ये हमारी थ्योरम होती है। जहां जहां इन्होंने p-1 लिखा है ना, वहां पर हम 5p पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत स्टेटमेंट बताना है। एच के इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर के एच, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। जी इज अबेलियन देन एच के इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, इस पे होल्ड करते हैं। वैसे तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, यस ये भी सही होता है। इंटरसेक्शन इज द लार्जेस्ट सब ग्रुप जो एच और के को कंटेन करता है, यस ये भी सही होता है। यूनियन ऑलवेज सब ग्रुप होता है, नहीं, यूनियन तब सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ आइदर एच कंटेंट के और के कंटेंट एच, दोनों में से एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर की मैं, इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही था, इसका तो आई थिंक ये क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को मार्क करिए। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है आंसर की में। हाउ मेनी ऑटोमॉर्फिज्म आर देयर इन द सिमेट्रिक ग्रुप S3, S3 पर कितने ऑटोमॉर्फिज्म होने वाले हैं। S3 पर ऑटोमॉर्फिज्म समझते हैं, S3 से S3 पर कितने होमोमॉर्फिज्म होने वाले हैं वो हमको देखने हैं। तो चलिए देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग डायरेक्ट भी की जा सकती है, क्यों, क्योंकि एक रिजल्ट भी होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN आइसोमॉर्फिक टू होता है SN के। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN आइसोमॉर्फिक टू SN। तो यहाँ से होगा ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 आइसोमॉर्फिक टू S3। हाउ मेनी के लिए हमें ऑर्डर ऑफ S3 देखना है, जो कि 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप कहेंगे होते कौन कौन से हैं, तो वो आप देख सकते हैं बाय काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कैसे देखते हैं, मैं एक हिंट बता देती हूँ। S3 से S3 पर, S3 के नॉर्मल सब ग्रुप एक तो होता है आइडेंटिटी, एक S3 खुद और एक A3। अब हम क्या करेंगे, S3 के अपॉन में 1 by 1 सबको रखते जाएंगे और देखेंगे कि इसके पास इतने कैसे सब ग्रुप है। ओके, अगला R एंड S बी 2 रिंग, R और S 2 रिंग है, सच दैट F R से S तक क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। देन हमसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म या फिर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म पूछिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी होती है। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉट ट्रू, गलत बात बतानी है। द रिंग ऑफ इंटीजर इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। द पोलिनोमियल रिंग fx ओवर द फील्ड इज UFD। एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज UFD। देखिए हमारे पास रिजल्ट होता है ED, PID और UFD। तो यहाँ से हर एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन UFD होता है, ये तो ट्रू है। कम्यूटेटिव रिंग ये जो है हमारे पास, ये UFD होती है, इसके बारे में बात करी है। तो नॉट ट्रू बताना है। द रिंग ऑफ इंटीजर UFD, यस इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट एंड ऑल्सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर देते हैं जिसका फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है अप टू एसोसिएट। अगला, ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसको हमने जो है यूक्लिडियन रिंग, यूक्लिडियन डोमेन वाला जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है, इसको हमने डिवीजन एल्गोरिदम से पूरा सोल्व किया हुआ है। आपको वहां जाकर इसको देखना है। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 108 देन नंबर ऑफ 3 SSG। 108 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 10, 2 चौक 8, फिर वेट अ मिनट, 2 चौक 8, 2 7 14। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। हमें निकालने हैं नंबर, यही होगा ना, मैं देख लेती हूँ एक बार। नो कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं, बिल्कुल सही है। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ 3 SSG, मतलब 1 + 3 के सच देट वो डिवाइड करते हैं 4 को। तो देखिए सबसे पहले मैं k की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मुझे 1 मिलता है। ऑफकोर्स 1 4 को डिवाइड करता है। मैं k की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 4 मिलता है।
जो 4 को डिवाइड करता है, यस। इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 2 ही कंडीशन आ रही है, या तो 1 आएगा या 4 आएगा, और इनमें से कोई भी इसके पास नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट है, सिंपल सी बात है। अगला, व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द नंबर √2 + 5 ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल। कुल मिला के हमें बताना है ये इनमें से किसका रूट है, ये इनमें से किसका रूट है। इसका ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन कैसे मिस हो गया। हमें बताना है ये इनमें से किसका रूट है। चलिए हम खुद ही देख लेते हैं। हमें ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है इनमें से जिसका रूट ये हो जाए। तो आपको भी पता है कि जो हमारे इरेशनल या जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो पेयर में आते हैं। तो ये 2 रूट रहे होंगे इस तरीके से, इस तरीके से 2 रूट रहे होंगे। मतलब एक रहा होगा x - √2 + 5 और एक रहा होगा x + √2 + 5। इस तरीके से ये रहे होंगे। वेट अ मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने। इस तरीके से ये होंगे, ये x बराबर √2 + 5 और x बराबर √2 - 5 ये रहे होंगे। यानी कि x - √2 + 5 और एक रहा होगा x - √2 - 5। तो ये हो जाएगा x - √2 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x²। हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने। वेट अ मिनट, यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है। ये यहाँ से इसको थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। ये हो जाएगा x + 5 का स्क्वायर, x + 5 और वेट अ मिनट, क्या हो रहा है ये पेन में। ये होगा x - 5 + √2 और x - 5 - √2, यस इस तरीके का होगा। तो ये होगा x - 5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x² - 10x + 25 - 2, विच इज हो जाएगा x² - 10x + 23, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। R and C be the रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड, देन हमें निकालना है G गेल्वा फील्ड, G ओके C ओवर R का हमें डायमेंशन निकालना है। कुल मिला के बात पूछी गई है, जिसका डायमेंशन 2 होता है। C ओवर R का डायमेंशन 2 होता है, ये पूछा था हमसे। अगला हमसे पूछा है कि E क्या है, एक्सटेंशन फील्ड है ऑफ F, और ए जो है ई के अंदर आता है एक मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री है। देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर सी, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थ्योरम, फील्ड थ्योरी की बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड थ्योरम है। हम इसको पढ़ते हैं फाइनाइट एक्सटेंशन, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन जहाँ पर हम पढ़ते हैं गेल्वा फील्ड से पहले पढ़ते हैं हम इसको मिनिमल एक्सटेंशन वाली, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हैं, अब हमारा एल्जेब्रा भी खत्म हो गया है और हम हमारा जो है क्या आ गया है हमारा यहाँ से हमारा 100 क्वेश्चन हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं। वेट अ मिनट, क्या हो रहा है आज। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, कौन सा क्वेश्चन था वो। चलिए
ओके तो हम क्या करते हैं 100 क्वेश्चन पर बिल्कुल वाइंड अप करते हैं। आगे के जो 50 क्वेश्चन हैं वो हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए 100 क्वेश्चन है, हमने इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने जो है हमारी ऐप पर करवा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर हमने तीन नहीं आई थिंक 5 से 6 पार्ट में पूरा ही सॉल्व करवाया है। फिर भी मैंने आपको एक क्विक आंसर शीट जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा एंड आई थिंक मेजोरिटी में से स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने 2024 का पेपर कब से ही सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक, और अगर नहीं भी किया है तो आज आप कर लीजिए, है ना। यहाँ पर तो मैंने 100 फास्ट ट्रैक में आपको प्रोवाइड करवाए हैं, बट वहाँ पर हमने जो है डिटेल्ड में उनको अच्छे से प्रोवाइड करा है। अब आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारी जो एग्ज़ाम है 1 मार्च को होने वाली है। एडमिट कार्ड बिल्कुल आउट हो चुके हैं और मुश्किल से हमारे पास आई थिंक आज 21 है, तो 21-22 है, तो हमारे पास मुश्किल से 5 से 7 दिन बचे हैं। और बहुत से स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिनका 27 या 26, 27, 28 को वो ट्रेवल करेंगे, किसी के सेंटर भी दूर आए होंगे, तो हमारे पास बहुत कम दिन है। इन कम दिनों में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप जितना भी पढ़ना चाहते हैं थ्योरी रिवाइज करिए फ्रेंड्स। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की क्या करिए आप, थ्योरी रिवाइज करिए। जितनी ज़्यादा आप थ्योरी रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब मैं आपको फटाफट सेशन एंड करते हुए ये भी बता देती हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की, क्योंकि आप में से बहुत सौ को डाउट था। तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि आपको जो है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है, ब्लैक बॉल पेन लेके जानी है, अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और एक आईडी प्रूफ आपको साथ में ले जाना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगे। सेंटर पर कोशिश करें कि 1 आवर पहले अगर आप पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपके एग्ज़ाम में 1 से आधा घंटा क्योंकि आई थिंक आधा घंटा पहले या फिर अंदर एंट्री स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जल्दी ही जाएँ, लेट बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको पहले फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। आपको पहले फर्स्ट पेपर दिया जाएगा, OMR आपको पूरी एक साथ दे दी जाएगी, ठीक है। आपको उस OMR में लगातार आपके सारे OMR में रहेंगे क्वेश्चंस, एक ही OMR में सारे ही फिल करने हैं दोनों पेपर के। तो पहले 50 पेपर फर्स्ट के लिए रहेंगे और आपको पेपर फर्स्ट दिया जाएगा। आपको 1 घंटा दिया जाएगा पेपर फर्स्ट के लिए, आपको उन्हें फिल करना है, ठीक है। मैं आपसे शुरू से कहती आई कि पेपर फर्स्ट स्कोरिंग होता है, आपको क्या करना है उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। अभी भी टाइम है। मैक्सिमम सेट के तो आपके पास 3 से 4 पेपर, 2 पेपर हैं आपके पास पेपर फर्स्ट के लिए। महाराष्ट्र सेट के आप पेपर फर्स्ट लगा सकते हैं, हमारा सिलेबस बिल्कुल सेम है, ओके। तो पेपर फर्स्ट के आपको 50 क्वेश्चन करने रहेंगे 1 आवर के। उसके बाद आपको पेपर 2 प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको रिमेनिंग 2 आवर में आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको देखिए, 3-4 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन वो होते हैं जिनको हम लड्डू क्वेश्चन की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे यहाँ पर हमसे कोशी थ्योरम डायरेक्ट पूछी गई थी, कुछ थ्योरम्स डायरेक्ट हमसे पूछी गई थी, वो वाले ऐसे क्वेश्चन जिनको देखते ही आंसर पता चल जाता है, आपको वीडियो वो टिक कर लेने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन मांगते हैं, जैसे हमने अभी किए हैं एनालिटिक फंक्शन वाले, रियल वाले, लीनियर वाले। वो फंक्शन थोड़ी, वो जो फॉर्मूलाज या फिर वो जो क्वेश्चन है थोड़ी कैलकुलेशन से वो सोल्व हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन पर आपको फिर टाइम देना है, जैसे जहाँ जिसका नंबर आ रहा है सीक्वेंस वाइज आप चल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं जो होते हैं लेंदी, जैसे कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था -8 आयोटा के क्यूब रूट वाला, इट्स अ लिटरली बिग क्वेश्चन, वो सच में 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है। जैसे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आएंगे, कुछ डिफरेंशिएशन के भी हो सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो आपको पता चल जाता है कि हमें जो है ये टाइम टेकिंग होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन में फंसना नहीं है, उनको स्किप कर देना है। पूरा पेपर करने के बाद मतलब लाइन से चलते जाना है। आपको पता है कि ये कैलकुलेटिव है तो मैं अगला करती हूँ या अगला करता हूँ, उसके बाद आपको लास्ट में उन क्वेश्चन उनके ऊपर आना है, ठीक है। सारे देखिए, आपको भी पता है इस पेपर में भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ये जो 2024 वाला क्वेश्चन है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर पेपर में है ही नहीं, ठीक है। तो आप उनको लेकर फंसना नहीं है, आपको वहीं पर भिड़ नहीं जाना है कि इसका आंसर क्यों नहीं है, वो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, होने वाले क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या है, पहले होने वाले क्वेश्चन करने हैं। और एक सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ आपको, जो मैंने ट्राई किया था। आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल है आधा पेपर आगे से और आधा पेपर पीछे से करिए। मान लीजिए आपने 1 से मतलब क्वेश्चन नंबर 51 से आप शुरू हुए, आपने 70 तक कर लिए, तो फिर आप क्या है पीछे से 150 से शुरू होइए,
इससे आपका टाइम कम होगा, मतलब टाइम बचेगा आपका, आगे से पीछे से दोनों तरफ से करेंगे। आई डोंट नो इसमें टाइम कैसे बचता है, बट ये मैंने अप्लाई करा है और मुझे ये काफ़ी बेनिफिशियल लगा है, तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, ये सारी स्ट्रेटजी होती हैं। वही बेसिक चीज़ें, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपके लिए टफ है वो सभी के लिए टफ है, जो आपके लिए इजी है वो सभी के लिए इजी है। तो आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है कि किस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये हमारा एमपी सेट का पूरा ही डिटेल था। अब आई नो कि 1 मार्च को एग्ज़ाम होगा, आप में से मेजोरिटी स्टूडेंट जो हैं एमपी सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, ये हमारी विशेष है और आपकी मेहनत है, ठीक है। अब हमारी जो मेहरा क्लासेस हैं हमने क्या किया है डियर फ्रेंड्स, हमने जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने बैच लॉन्च कर दिया है। मैं ही वहाँ पर आपकी मेंटोर हूँ 2026, जो कि 30 अगस्त को होने वाली है। मैं अपने सेशन में आपको कंटिन्यूसली बोलती आई हूँ कि हमारा टारगेट 1 मार्च वाली एग्ज़ाम नहीं है, एमपी सेट हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट तो 30 अगस्त वाली एग्ज़ाम है। बताइए आप एमपी सेट क्वालिफाई करके करेंगे ही क्या अगर आप 30 अगस्त वाली एग्ज़ाम ना दे तो, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, 30 अगस्त वाली। आप भी बहुत से फ्रेंड्स जो है एमपी सेट क्वालिफाई करेंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी क्वालिफाइड होंगे सीएसआई नेट एमपी सेट, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेहरा क्लासेस ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच कब से लॉन्च कर दिया है। आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। सेट की ही तरह आपको जो है सबसे पहले तो डिटेल्ड थ्योरी सेशन मिलने वाले हैं। डिटेल्ड थ्योरी सेशन 10 की 10 यूनिट हमने डिटेल्ड करी है, हर एक लेक्चर में हमने उनके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं नेहा मैम के, और 10 यूनिट्स हमने कंप्लीट करी है। और यूनिट्स के बाद हमने क्या है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। प्रैक्टिस सेशन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले हम जो है यूनिट में टॉपिक वाइज कर रहे हैं। सपोज करिए यूनिट हमने ली है रियल एनालिसिस वाली, यूनिट 5 ली है, 6 ली है। तो मैंने क्या करा है जो लेक्चर्स हो चुके हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ। हमने सबसे पहले रियल सेट, पॉइंट सेट, टोपोलॉजी के ऊपर 2-3 सेशन करें, फिर काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पे करे हैं, फिर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे करे हैं, सीरीज ऑफ रियल नंबर पे करे हैं, लिमिट पे करे हैं, कंटिन्यूटी पे करे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पे करे हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे करे हैं, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पर करे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल, मेट्रिक स्पेस। ये सारे इस तरह हमने रियल एनालिसिस को छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड करके हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस करा है। इस तरह हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। अब रियल एनालिसिस के सारे टॉपिक वाइज करने के बाद फिर हम यूनिट वाइज करेंगे, पूरे रियल एनालिसिस का, पूरे लीनियर अलजेब्रा का। उसके बाद हम करेंगे मिक्स्ड, पूरे पेपर जो है 100-150 क्वेश्चन के जो हमारे पेपर हैं वो पूरे हम करेंगे, जिसमें हमारे 10 की 10 यूनिट हैं। तो इतना सब, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, मेरे जो है शॉर्ट नोट्स सभी हम वहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कोर्स है उसमें आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं करी है फटाफट से कर लीजिए। अभी के लिए इसकी प्राइस जो है 3999 है, जस्ट अभी के लिए बस इतनी ही प्राइस है। उसके बाद फिर जो है आने वाले टाइम्स में भी प्राइस इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हम जो है लगातार रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए तो आने वाले टाइम में प्राइस में भी इंक्रीज हो, तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू एंड अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर सेट एग्ज़ाम। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, हमने साथ में मिलकर बहुत अच्छी मेहनत करी है और आप सभी का जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू एंड अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।